हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 9। इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आज से जो हम सेट करा रहे हैं वो सेट रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम जो 2 आया है उस सेट से हमने हेल्प लिया है, ठीक है। और एक चीज़ और कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि सर क्या इतना क्वेश्चन ईजी आएंगे। तो मैं बता दूं कि इजी क्वेश्चन वैसा कुछ होता नहीं है, ना ही कुछ वैसा हार्ड चीज़ होता है। अगर आपकी मेहनत बहुत अच्छी है तो आपको हार्ड क्वेश्चन भी इजी लगेंगे, लेकिन आपकी मेहनत थोड़ा सा कम है तो इजी क्वेश्चन भी आपको शायद भारी लगेंगे। अगर जानते हैं तो इजी है, नहीं जानते हैं तो टफ है आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी तरह के होते हैं, तो मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेकर के चलने होते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 40 में 20-25 कर पा रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे मेरे जो कि 40 के आसपास कर रहे होंगे, जैसे 35, 36, 38, किसी 40 भी आ रहा होगा। तो जो स्टूडेंट अपने जिस तरीके से तैयारी किए होंगे उस हिसाब से उनके मार्क्स आ रहे होंगे। तो जिनको लगता होगा यार 40 में तो 35, 38, 40 लेकर के आया, तो उनको लगेगा यार तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट वही होंगे जो कि उसी क्वेश्चन में 25-30 के आसपास आंकड़ा में आ रहे होंगे, तो उनको लगा यार तो बहुत टफ था। तो इजी और टफ ऐसा कुछ होता नहीं है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितनी अच्छी है। अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहे हैं तो समझिए कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, और अच्छा कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में आप टॉप करें और आप जो चाहते हैं वो आपका सपना पूरा हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के खालिस्तान हिस्से में स्थित है। सवाल है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के हिस्से में स्थित है, किस हिस्से में स्थित है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा ये मानचित्र से सवाल है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पूर्वोत्तर, उत्तर, पश्चिम या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर, ठीक है। ध्यान रखिएगा मणिपुर के अलावे 6 राज्य और हैं, इन 7 राज्यों को मिला करके हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और साथ में एक त्रिपुरा है, ठीक है। बाकी मणिपुर की राजधानी आपको पता होगा कि इसकी राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल है, ठीक है। आप ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए कि मणिपुर का फ़िलहाल में वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो मणिपुरी भाषा है, ठीक है, मणिपुरी जो भाषा है आपका, ठीक है, कौन सी भाषा, मणिपुरी, ठीक है। ये मणिपुरी जो भाषा है इसे 1992 में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 1992 में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, उसका नाम क्या है, पुष्कर, राजकोट या फिर ऋषिकेश। तो यहाँ पर भी देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, पुष्कर, ठीक है। पुष्कर का मेला भी लगता होगा, आपको पता होगा, है ना। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, और भारत का एकमात्र ये उस तरह का मंदिर है, उस मंदिर का नाम पता है क्या है, किन्हीं को पता है तो कमेंट कीजिए। उस मंदिर का नाम है ब्रह्मा मंदिर, ठीक है। क्या नाम है, ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कावेरी, बेतवा या फिर गोमती। सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है, कावेरी, बेतवा, गोमती। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बेतवा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि बेतवा नदी ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। केन हो गया, बेतवा हो गया, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है।
है ना, केन बेतवा का नाम सुने हैं ना, ये सभी देखेंगे कि यमुना नदी की सहायक नदी है। बाकी कावेरी तो जानते हैं कर्नाटक से निकलती है ना, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, याद होगा कई बार हमने बताया है, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, गोमती नदी, ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है और गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है, ये गंगा की एक सहायक नदी है। आप ज़रा कमेंट करके बताइए मुझे कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ ठीक है, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का निचला मैदान, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, देखेंगे यहाँ पे कि गंगा का निचला मैदान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे बी के साथ, ठीक है। गंगा का निचला मैदान बांग्लादेश तक देखेंगे कि ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि गंगा को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, पहला हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान, ध्यान रखिएगा, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निचली गंगा का मैदान, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि गंगा का जो मैदान है वो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और साथ में आप लोग तो जानते हैं कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गंगा का जो निचला मैदान है ना, ये वाला पार्ट निचला मैदान, इसका जो निर्माण हुआ था किस काल में हुआ था? किन्हीं को आइडिया? अगर नहीं है तो बता देता हूँ मैं। सही आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, ठीक है। निचली गंगा का जो मैदान है वो हुआ था प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में असुरक्षित प्रजाति है, भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? एशियाई हाथी या फिर गांगे डॉल्फिन या फिर काला हिरन। उपरोक्त में से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन और काला हिरन, ये सभी असुरक्षित प्रजाति के हिस्से हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी बाकी इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे कि ब्राउन बियर, गौर गोयल, ग्रे इंडियन वुल्फ, अंडमान रैट, ठीक है, एशियाई गोल्डन कैट, ठीक है, 4 सींग वाला मृग। तो ये सभी देखेंगे कि असुरक्षित प्रजाति में रखा गया है इन लोगों को, ठीक है। बाकी हम बात करें कि यहाँ पे गांगे डॉल्फिन को, ये इसके बारे में, गांगे डॉल्फिन के बारे में तो ध्यान रखिएगा, इसके राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? सवाल पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा 5 अक्टूबर 2009 को। कब? 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था गांगे डॉल्फिन को, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा आप लोग कि बिहार का एकमात्र, देखेंगे कि गंगा डॉल्फिन जो अभ्यारण्य जो स्थापित किया गया है वो किस जिला में घोषित किया गया है, स्थापित किया गया है? ध्यान रखिएगा भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? सवाल है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कृषि का विस्तार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि खनन कार्य, लकड़ी उत्पादन, सड़क निर्माण, शहरी जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार वन संसाधनों के ह्रास के कारण हो सकते हैं।
ठीक है। बाकी आप लोग ये भी देख कर सकते हैं कि झूमिंग जो खेती होती है उससे भी वन संसाधनों का ह्रास होता है, ठीक है। और वनों का अगर ये चारागाह के बारे में बात करें तो चारागाह भी इसमें एक कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो प्रमुख कारण है वो है कृषि का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, झेलम पर, या फिर सतलज नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, देखेंगे कि नाथपा झाकरी जो परियोजना है वो सतलज नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर वो है सी, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज नदी पर, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे ये कि नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है, इसका आपका जवाब होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा परियोजना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी परियोजना भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में कौन सा, ये थर्मल होगा ना, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, इसको थर्मल कर लीजिए आप, ये थर्मल है, थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ऑप्शन है नवेली, तालचेर, या फिर बरौनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी, बरौनी, ठीक है। बेगूसराय ज़िले में पता होगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बट फिर भी हमने ले लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को कि ये जो बरौनी जो थर्मल पावर स्टेशन है वो रूस के सहयोग से अस्तित्व में आया था, ठीक है, यानी कि रूस के मदद से स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका संचालन जो हुआ था वो 1962 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है किसका, NTPC, हेल, या फिर NHPC, NHPC, ठीक है, NHPC, ठीक है, या फिर NTPC। बताना है आपको कि यहाँ पे भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन भी है, सर्टिफिकेट प्राप्त है। कौन सी संस्था है यहाँ पे आपको बताना है, क्या तीनों है, कोई दो है, जो भी होगा आपको आंसर कमेंट में मिलना चाहिए। NTPC का वैसे फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात करें हम ये NTPC का, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1975 में, ठीक है। और एक ये महारत्न कंपनी भी है, ठीक है, ये महारत्न कंपनी भी है, महारत्न कंपनी भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका स्थापना कब होता है? 1975 में, और ये महारत्न कंपनी भी है NTPC, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे NTPC इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है NTPC और इसके पास सर्टिफिकेट भी है ISO का, ठीक है। अगर यहाँ पे 1975 आया तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो NHPC है इसका भी स्थापना 1975 में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, NHPC का फुल फॉर्म क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। N से नेशनल, S से हाइड्रो इलेक्ट्रिक और P से पावर, C से कॉरपोरेशन, ठीक है। अच्छा, हेल का क्या होता है? हेल का होता है शायद ऑनिवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है,
कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक बताना है कि भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। किस में? चावल में, या फिर कपास में, या फिर गन्ना में। यहाँ पे देखेंगे कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे एक से अधिक देखेंगे, चावल में भी, कपास और उत्पादन यानी कि कह सकते एक से अधिक यहाँ पे देखेंगे कि उत्पादन में आगे था, दूसरे नंबर पर था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे कि चावल में भी दूसरे स्थान पर था और साथ में गन्ना के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर था। ठीक है, जबकि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन है? चीन है। ठीक है, और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? यहाँ पे देखेंगे गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा देश है? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दूसरे स्थान पर जो है वो है चावल में भी और गन्ना में भी भारत दूसरे स्थान पर है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, बात किया हमने गन्ना के बारे में, तो नंबर 1 पर चल रहा है ब्राज़ील। ठीक है, ये रिपोर्ट 2017 का, ये भी ध्यान रखना है, और ये भारत दूसरे नंबर पर है। चावल में भी भारत देखेंगे कि दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अच्छा पहले नंबर पर कौन होगा? आई थिंक चीन होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें भारत में भी चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? किस राज्य में होता है? तो ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाकी कपास के बारे में बात करें तो कपास में जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सही आंसर यहाँ पे क्या था? ऑप्शन नंबर डी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, क्या था? भूमि सुधार, या फिर ग्रामीण बैंकों का निर्माण, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका भूमि सुधार। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूमि सुधार। पहला ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? सवाल है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो दिए हुए हैं 91, 92, 94, तो सही आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1992 में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वैसे बात करें हम लोग कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सवाल है राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 71, 72 या 73? 71, 72 या 73? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। कब किया गया था? 1972 में किया गया था राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक सवाल और भी बनता है, क्या है सवाल? वो सवाल ये है कि राष्ट्रीय नहीं मतलब विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, अगर इस तरह का संरक्षण वन्य जीव से संबंधित बात कुछ आ रही हैं, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए आप लोग की NGT जो है, ठीक है, इसमें सुने होंगे NGT के बारे में। NGT, ठीक है, क्या है NGT? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। कब? 2010 में। यहाँ से सवाल आते रहता है
कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 2010 में, ठीक है, शायद 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस दिए हुए हैं 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर या फिर 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। शायद आपको याद होगा 32,83,263 वर्ग किलोमीटर शायद फैला हुआ है ना, लेकिन यहाँ मिलियन दिया हुआ है। अगर मिलियन में चेंज करेंगे हम तो फिर यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ, बताइए जरा क्या होगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसको चेंज किया गया है मिलियन वर्ग में, ठीक है। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो सवाल में ऐसा मत सोचिएगा कि बाएं मत रहिएगा, थोड़ा सा किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए कि क्या किस में दिया गया है। ऐसा मत ढूंढना शुरू करके 32,83,263 कहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ई के साथ चलेगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मिलियन में है, जब मिलियन में चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपको इतना ही मिलेगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? सवाल है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है या रहता है? 32 या फिर 36 या फिर 22% या 36% या 32%। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 22%, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारत में जितना भी जल विद्युत जितना भी मतलब कि जो बिजली प्राप्त होता है उसका देखेंगे कि 22% आपको यहाँ जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं से मिलता है, ठीक है, 22%। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ से एक सवाल और भी याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ध्यान रखिएगा भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना की गई थी वो दार्जिलिंग में की गई थी 1897 में, ठीक है, दार्जिलिंग में की गई थी 1897 ईस्वी में, ठीक है। ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। नेक्स्ट है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? सवाल है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? करंट अफेयर्स का सवाल है। ऑप्शन है 85 लीटर, 65 लीटर या फिर 55 लीटर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 55 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 55 लीटर इसका सही आंसर होगा। भारत के जल जीवन मिशन के अंतर्गत देखेंगे कि प्रति व्यक्ति जो पेयजल आपूर्ति की जो ज़रूरत है आवश्यकता है वो है 55 लीटर। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जल जीवन मिशन योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 15 अगस्त 2019 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारत के जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुआ है 15 अगस्त 2019 को की गई थी। नेक्स्ट है अटल टनल। सवाल है, अटल टनल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 9.02 किलोमीटर, 9.8 किलोमीटर, 10.08 किलोमीटर। सवाल है अटल टनल की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 9.02 किलोमीटर, ठीक है। बात करें हम कि अटल टनल का जो किसके नाम से है, तो ध्यान रखिएगा ये अटल टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। एक राजमार्ग सुरंग है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जोड़ता किसी को है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक लेह है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लेह और मनाली, ठीक है, लेह और मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हुबली है या फिर मुंबई है या फिर कोयम्बटूर है? तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका यहाँ पे जो है वो मुंबई का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, ठीक है।
यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, सवाल पूछा जाता है सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। और एक पूछा जाता है ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम, ठीक है। और ये सबसे बड़ा देखेंगे कि प्राकृतिक बंदरगाह भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। जबकि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कांडला, ठीक है। ये कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 नाम दिया गया है? ऑप्शंस दिए हुए सादिया धुबरी, इलाहाबाद हल्दिया, कोटापुरम, कोल्लम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया को नाम दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसका स्थापना 1986 में किया गया था, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर, ठीक है। इलाहाबाद हल्दिया की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1620 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए कि अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा इसका है नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में है। क्या किया सवाल हमने? सवाल ये पूछा था कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? नोएडा में है, ठीक। नेक्स्ट है भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया है? ऑप्शन है 8, 12, 16। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भारत में रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 18 जोन में, ठीक है। साथ ही जब रेलवे की बात हम लोग कर रहे हैं तो ध्यान होना चाहिए कि भारत में रेलवे प्रारंभ करने का जो जाता है श्रेय वो किनके कार्यकाल में गया था? ये गया था जनरल लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल में, ठीक है। कब? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। 34 किलोमीटर लंबा था वो, ठीक है, वो ध्यान रखना है। बाकी सवाल आगे पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था, ठीक है। सवाल क्या आता है? भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन, ठीक है, बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में, ठीक है, 1905 में किया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है। उस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिक्किम। यहाँ पे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। और बाकी बात करें भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये तो पता ही होगा, बड़ौदा में खोला गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? सवाल है 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ये क्लास 10th का बुक से, ज्योग्राफी का बुक से लिया गया सवाल है, ठीक है। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हुबली, सासाराम या रिसरा? ऑप्शंस दिए हुए हुबली, सासाराम या रिसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1855 में भारत में पहली जो जूट मिल खोला गया था वो रिसरा में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, रिसरा में, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जूट जो है इसे हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। सवाल है, निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, धौलीगंगा, नंदाकिनी या फिर पिंडार। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं अलकनंदा में, वो धौलीगंगा भी है, नंदाकिनी भी है, ठीक है, और यहाँ पे पिंडार भी है। तो इसका मतलब है जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो धौलीगंगा भी है, नंदाकिनी भी है और पिंडार भी है, ठीक है। बाकी दाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। ये बाईं ओर से, ध्यान रखिएगा, ये बाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, बाईं ओर से, ठीक है, मंदाकिनी। बाकी नहीं सॉरी, ये बाईं ओर नहीं, दाईं ओर होगा ना, दाईं ओर होगा। बाईं ओर से तो मिलने वाली नदी धौलीगंगा है, नंदाकिनी, पिंडार है। दाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है ये मंदाकिनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पठार की सर्वोच्च शिखर है। सवाल है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पठार की सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शंस हैं, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या फिर अरावली पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। गुरु शिखर देखेंगे कि अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी है या सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है आपको कि अरावली पर्वत की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो है आपका 1722 मीटर, ठीक है, 1722 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है आपका यहाँ पे हो जाएगा अनाईमुड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, ठीक है। अच्छा, हम ये बात करें अगर दीदी कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, लेकिन दक्षिण भारत का पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारत का पूछे या फिर पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे, दोनों का आंसर अनाईमुड़ी ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। बात करें हम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आंध्र प्रदेश के एक के जिंदागढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिंदागढ़ा। हो सकता है आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है या मिलेगा महेंद्रगिरी, ठीक है, लेकिन जो सही आंसर वो है जिंदागढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और जिंदागढ़ा की जो ऊंचाई है वो है लगभग 1690 मीटर, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है आई थिंक 2690 या 95 मीटर के आसपास है, ठीक है। 2695 या 90 या 95 मीटर के आसपास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि अरावली पर्वत का जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, और ये अरावली पर्वत नहीं, और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई है, जो हाइट है वो है 1722 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा, काकरापार, कल्पक्कम। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे जो कैगा है ये कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। कैगा कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। जबकि काकरापार आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। जबकि यहाँ पे देखेंगे कल्पक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है।
तमिलनाडु में है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखेंगे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका नाम है, एक है क्या नाम है उसका, नरोरा। ठीक है, क्या है, नरोरा। ठीक है, नरोरा। और इसका स्थापना किया गया था 1991 में। ठीक है, 1991 में स्थापना किया गया था इसका। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि ये नरोरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन। नेक्स्ट है, सवाल है हड़ौती का पठार कहाँ है। हड़ौती का पठार कहाँ है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हड़ौती जो है ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और ये मालवा पठार देख रहे हैं, तो मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में कहाँ है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बाकी दिए हुए हैं, ए बी सी करके दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है आपको कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में कहाँ है? दामोदर घाटी में है, सोन घाटी में है, महानदी घाटी में, या फिर गोदावरी घाटी में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दामोदर घाटी में भी कोयला देखने को मिलेगा, सोन घाटी में भी, महानदी घाटी में भी, और साथ में गोदावरी घाटी, इन सभी जगहों में आपका देखने को मिलता है कोयला। ठीक है, सभी जगह उत्पादक कोयला का उत्पादक क्षेत्र है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिया पहला, दूसरा, यहाँ दिया तीसरा, यहाँ दिया चौथा। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है, या फिर असम में है। तो हिंदुस्तान उर्वरक निगम का जो नाम रूप संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? ये है आपका असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का जो नाम रूप संयंत्र है, ठीक है, ये आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना होता है 1978 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, गोरखपुर, हाजीपुर, या फिर यहाँ पे होना चाहिए भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक है, साथ में एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, पूर्व तटीय रेलवे का जोन का जो मुख्यालय है, पूर्व तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक है, पूर्व तटीय रेलवे जोन। ठीक है, रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, कहाँ पे है? भुवनेश्वर। ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व तटीय रेलवे के जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है भुवनेश्वर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, बाकी ध्यान में रखिएगा कि ये जो व्हीलर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, पाइप पद्धति यानी कि सिंचाई संरचना किस स्थान या क्षेत्र की है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि देखेंगे यहाँ पे जो दिया है ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है, तो ये घाटी आपका पश्चिम बंगाल में व्यवस्थित है, ठीक है। तो ये दोनों पद्धति देखेंगे, ऊपर में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है। खरीफ और रबी से बताना है आपको के बारे में कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। खरीफ जो है वो महीना वर्ष ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती हैं। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती हैं। इसके बाद है यहाँ पे ये भी खरीफ है, ये ठीक है, ये खरीफ है, ध्यान रखिएगा। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती हैं। सी में दिया है रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती हैं। बताना है यहाँ पे कौन सा ठीक नहीं है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। खरीफ फसल महीना वर्षा ऋतु में प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु, ये गलत है कि बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, ये गलत है। बाकी देखेंगे कि जो भी कथन दिए हुए हैं वो सही है, ठीक है। बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन मैंग्रोव वन होना चाहिए, ठीक है, मैंग्रोव वन। इंग्लिश को छोड़िए, हिंदी को छोड़िए, इंग्लिश को देखिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है। अफ्रीका वन, अल्पाइन वन, सुंदर वन। सवाल है विश्व में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है वो कौन सा है। अफ्रीका वन है, अल्पाइन वन है या फिर सुंदर वन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर वन, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वन को ही शायद ग्रान वन कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। सवाल है भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा ऋतु या फिर रबी ऋतु या फिर खरीफ। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खरीफ, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम लोग जो हैं वो मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। साफ मौसम, मेघाच्छन्न मौसम यानी कि जब बादल वाला होता है, या फिर ह्यूमिडिटी मौसम, कब हम लोग ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब मौसम पूरा साफ़ होता है तो हम लोग ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मेघ छाए रहेंगे यानी बादल छाए रहेंगे तो थोड़ा हम लोग को ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी भी रहती है तो भी हम लोग को गर्मी महसूस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ठंडक महसूस कब होगा, जब मौसम फ्रेश होगा, क्योंकि जो रेडिएशन से निकलने वाली जितनी होती है सब किरणें वापस चली जाती हैं। और अगर मेघ होगा, बादल होगा, तो क्या करेगा, वो बादल उसको रोक लेगा, यानी कि छत्ते की तरह वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम लोग फिर वापस रेडिएशन वापस लौट कर फिर से पर ही आ जाता है, तो इससे हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, जिससे हम लोग को गर्मी महसूस होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ मौसम। नेक्स्ट है, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषीय मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कपासी, काली मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा कपासी काली मिट्टी, ठीक है। कपास की काली मिट्टी को ही कहा जाता है स्वतः कृषीय मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। सवाल है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के अलावे पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो बाकी राज्य जो दो राज्य हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इनका भी 3 देशों से सीमा लगती हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं हम अरुणाचल प्रदेश का, इनके साथ किसे किसे सीमा लगती है, कौन कौन सा देश का। तो ध्यान दीजिएगा, पहला लगता है म्यांमार के साथ, दूसरा भूटान के साथ और तीसरा चीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसे लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सवाल है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसे प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं चाय, गेहूँ, चावल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चावल को क्या चाहिए, ये जलोढ़ मिट्टी में अच्छी खासी उगती हैं, अच्छा उनका पैदावार होती है, साथ में से प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चावल का कटोरा कौन सा राज्य को कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, चावल का कटोरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान सही है। इधर दिया हुआ अनुसंधान संस्थान, इधर दिया हुआ है मुख्यालय। ठीक है, सबसे पहला है रेशम अनुसंधान संस्थान, फिर है सरकरा अनुसंधान संस्थान, चर्म अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा रेशम अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। ठीक है, ये सही मिलान है। इस बात से देखेंगे सरकरा अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत मैच है। कहाँ देखने को मिलता है, कानपुर में। कानपुर में, तो ये गलत हो गया। बाकी हम बात करें चर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चर्म अनुसंधान संस्थान ये आपका चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चेन्नई में। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि दो गलत है। ठीक है, जो सही मिलान है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कथन सिर्फ सही है। ठीक, नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु जो है वो सूखा रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस हैं यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडा नहीं हो पाती, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती, उपरोक्त में से शरीक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बनता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून में यहाँ पे सूखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लौटता हुआ मानसून में देखेंगे कि तमिलनाडु में अच्छा खासा बारिश होता है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 MCQ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।